हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भी और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप लोगों का जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। लगभग 1 से 1.5 महीने केवल और बचा हुआ है। ठीक है, तो इस समय आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, यही चीज़ आपको काम आने वाला है। अब आपको सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, अब उसको छोड़ दीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट दिखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बताए गए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपको पता है पूर्णांक 70 मार्क्स का ही इस बार भी रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें 15 मिनट क्या होगा, पेपर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको कहाँ पर देना है, OMR सीट पर देना है। वो आपको वहाँ पर मिलेगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात न तो उसे काटना है और न ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करके उसको मिटाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ से खंड अ में क्या होगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि बहुत ईजी होता है। और जो आज मैं आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो डायरेक्ट दिखने वाले हैं आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ऑप्शन अ दिया है, यानी ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, बी दिया है फ्रांस, सी दिया है इटली और डी दिया है ब्रिटेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ही क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को या ज्यूसेपे मेस्सिनी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ज्यूसेपे मेस्सिनी को। इन्होंने क्या माना, अपना खतरनाक दुश्मन माना। अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने या एंड्रू कॉर्नेगी ने या जेम्स वाट ने। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कराइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल देखना नहीं है, इसको याद भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना या कीमतों का स्थिर रहना या कीमतों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, कीमतों का गिरना। यही इसका क्या था, कारण था। अगला प्रश्न है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। ऑप्शन ए जेन ऑयर, ऑप्शन बी रमोना, ऑप्शन सी हॉट केटी डिड और ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बाइबिल। ठीक है, तो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बाइबिल नाम की पुस्तक छापी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। बेल्जियम में क्या करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन अ कठोर एवं लिखित संविधान, बी दिया है शक्तियों का केंद्रीयकरण, सी दिया है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो पहला जो है ये क्या है, संबंधित है, कठोर एवं लिखित संविधान। दूसरा नहीं है शक्तियों का केंद्रीयकरण। तीसरा जो है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय भी संबंधित है। लेकिन पूछा क्या गया कि संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी शक्तियों का केंद्रीयकरण, यह क्या है, संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन जो है वह कारण है, समाज का पितृ प्रधान होना ये भी है और महिलाओं को में साक्षरता दर की कमी ये भी है। तो जो दूसरा ऑप्शन होगा जैविक बनावट, यह बढ़ावा देने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैविक बनावट। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, कब प्रारंभ होती है, जब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सा सही हो जाएगा, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। तो प्रतिरक्षा है, मुद्रा भी है, विदेशी मामले भी हैं, शिक्षा जो है वह संघ सूची का नहीं है, बल्कि इसमें राज्य का भी कुछ अधिकार होता है, राज्य का भी अधिकार होता है और केंद्र का भी होता है। तो शिक्षा जो है वह संघीय सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई क्या है, वह भूमि संकुचन का कारण क्या है, ठीक है। भूमि संकुचन का जो है यह मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कह दिया है भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर और टिहरी। मतलब ये कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो नर्मदा, भागीरथी, कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, सतलज या महानदी। तो भाखड़ा नागल जो है यह कहाँ पर बना हुआ है, तो ये सतलज पे, ठीक है। कहाँ पे, तो सतलज पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। हीराकुंड जो है यह महानदी पे बना हुआ है, ठीक है, महानदी, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो इन दोनों दो की सहायता से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो पहले का तीसरा देखेंगे तो अ भी है और स भी है, लेकिन दूसरे का कौन सा है, चौथा। तो दूसरे का जो चौथा है वो केवल स में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, बाकी दो ऑप्शन यहीं से मिल जाएंगे कि ग का पहला होगा और घ का दूसरा होगा। दो भी आपको पता रहेगा तो आप ऑप्शन पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो इसमें जो ऑप्शन पहला दिया है मछली पकड़ना और गुड़ बनाना, यह प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क और ग। तो यहाँ पे किसमें क और ग है, तो वो ऑप्शन बी में है, क और ग। ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार के आधार पर, या आर्थिक क्रिया, या उद्यम का स्वामित्व, या श्रमिकों की संख्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यम का स्वामित्व, ठीक है। भूचरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अन उपजाऊ होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर की मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर होगा सामान्य जाति, ऑप्शन ए, सामान्य जाति में ये नहीं आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, तो यह लक्षण है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं है लक्षण, ठीक है। और हमें वही पता करना है जो लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो ये होगा अधिक मजदूरी देना, ठीक है, अधिक मजदूरी देना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भूतापीय ऊर्जा। कोयला जो है वह है, भूतापीय ऊर्जा जो है वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, यह भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, यह भी सही है। और डी दिया उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और मैं आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन जो बताया हूँ अभी, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट आपके पेपर में दिखने वाले हैं। अब जो खंड ब आएगा ये वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जिसमें आपको लिखना होगा। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो जितने अंक का क्वेश्चन होगा उतने आपको इसमें लिखा होगा कि कितने शब्दों में देना है। तो जैसे पहला दिया है कि लगभग 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है। अगर 2 कारण मिला करके आपका 80 शब्द हो जाता है, देखिए 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो अथवा में ये कर सकते हैं कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या करनी है।
ठीक है। तो ऑप्शंस भी दिए गए, अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और ऑप्शन भी मिला करके 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपको करना है। फिर आता है वर्णनात्मक 2 यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और हर क्वेश्चन 6 अंक का होगा। जैसे 5वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। अगर ये आता है तो इसको कर सकते हैं, नहीं आता है तो अथवा में सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। अगर कोई एक करते हैं तो 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 4 प्रश्न हैं, तो 8 प्रश्न है, किन्हीं 4 को आपको करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, जिसमें 5 अंक इतिहास से पूछा जाता है और 5 अंक आपको भूगोल से दिया जाता है। आधे अंक क्वेश्चन का उत्तर देने का दिया जाता है और आधे अंक जो होते हैं वो मानचित्र में दिखाने का होता है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाइए, सही नाम व सही कथन अंकन हेतु आधा प्लस आधा यानी कि 1 अंक निर्धारित है। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अगर इसका केवल आप उत्तर दे देते हैं तो आधा नंबर मिल जाएगा। अगर इसको मानचित्र पर भी दिखा देते हैं तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद 5 नंबर भूगोल से, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, जिसको एक आयत के चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। तो वैसे ही इसमें भी करना है, अगर केवल उत्तर देते हैं तो आधा नंबर, अगर मानचित्र में भी दिखा देते हैं तो 1 नंबर। तो यहाँ से 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। और ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाले हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, तब जाकर के पेपर देना है। और जितना बहुविकल्पीय प्रश्न बताया गया उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे पेपर का भी मॉडल पेपर दिखाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके पेपर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।